स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक ऐसे टॉपिक एमसीक्यू करने वाले हैं जिसे पता नहीं क्यों ही हम लोग डरते हो। एक्चुअली होता क्या है ना कि 11th 12th हम थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, बट उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का उतना योगदान है नहीं। है थोड़ा बहुत लीफो फीफो का है, बट उतना नहीं है, इसलिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग से डरते हो और आज हम उसी का एमसीक्यू करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको डर लगता है तो हमारे ही चैनल पे मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग को सिर्फ 10 लेक्चर में खत्म किया है। सिर्फ 10 लेक्चर में अगर आप सीयूटी पीजी एमकॉम इस बार एंट्रेंस देने वाले हो, ट्रस्ट मी रामबाण की तरह काम करेगा। तो जाइए और क्लास देखिए, वो लेक्चर वाइज मैंने मेंशन कर दिया, प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो जाइए देखिए। और अगर हाँ ऐप से जुड़ना है तो जाइए प्ले स्टोर, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। चलिए ये तो हो गई ऊपर वाली बातें, अब आते हैं एक्चुअली में जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, लेकिन पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि हम इंट्रोडक्शन तो छोड़े है ना, छोड़ ही दिए। अब बताइए अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। जो नॉर्मल ना हो, जो हमने सोचा ही नहीं था, जो एस्टिमेट नहीं किया था, जो प्रेडिक्ट नहीं किया था, उसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं कि नहीं। तो एबनॉर्मल लॉस में एक्चुअली में नॉर्मल लॉस में से एक्चुअल आउटपुट माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा एबनॉर्मल लॉस निकल जाता है। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मल आउटपुट में से एक्चुअल आउटपुट हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो हमारे क्या निकल जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। अब जरा देखिए होता क्या है। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो बिजनेस के अनएक्सपेक्टेड इवेंट से अराइज होता है, यानी कि हमें पता ही नहीं रहता। जैसे गुड्स चोरी हो गया, तूफान आ गया, आंधी आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फूट गया, ये ऐसे अर्थक्वेक आ गया, आग लग गया, ठीक है, कोई मशीन खराब हो गया। तो अब नॉर्मल चीजें की वजह से जो हमारे अंदर नहीं है कंट्रोल करने की क्षमता, तो एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए आप नॉर्मल कॉस्ट एट द नॉर्मल आउटपुट, ठीक है, एंड ओरिजिनल आउटपुट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस यूनिट का और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो क्या निकल जाएगा, एबनॉर्मल लॉस निकल जाएगा। ठीक है, बस इतना सा याद रखना। इसका दूसरा वाला फॉर्मूला है, प्लीज उसको याद कर सकते हो तो याद कर लेना। डन। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का है क्या। सच बताएं, चाहे कोई भी अकाउंटिंग हो, जो सबसे मेन मुद्दा होता है ना किसी भी चीज को करने का, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि अगर आगे वाला स्टेप हमें कैसा लेना चाहिए, है ना। तो चाहे कोई भी अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, कोई भी अकाउंटिंग हो, सबका मुद्दा एक ही होता है, उद्देश्य एक ही होता है, डिसीजन मेकिंग करना। तो इसमें क्या ही दिक्कत होने वाली है, कुछ नहीं। जहां पे भी आपको डिसीजन मेकिंग दिखे वहां टिक लगा दो। यानी कि मैनेजमेंट के लिए क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही इजीली से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जनरल अकाउंटिंग का, जिसमें जो मेंटेन डिटेल्स एंड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट या सर्विस से जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखता है। और ये इंफॉर्मेशन क्या करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को एनालाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, सारे टाइप का कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसीलिए कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव, बहुत ढेर सारे। पहले तो कॉस्ट डिटरमिनेशन है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करना, सेलिंग प्राइसेस को डिटरमाइन करना, इंफॉर्मेशन देना जिससे बिजनेस पॉलिसी बन पाए। अगर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट को रिडक्शन कर सकते हैं, एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कुछ वैधानिक दायित्व को भी पूरी करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं। और क्योंकि हमें काफी चीजों में हेल्प करता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बस इतनी सी बातें याद होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनल क्या फैक्टर करता है वेज मिक्स को, कह रहे इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग वेज मिक्स को इंटरनल फैक्टर में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, और पता भी होनी चाहिए। कह रहा है रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, यानी कि कार्य का सापेक्ष मूल्य, या फिर एरिया वेज रेट, या फिर एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू पे, एम्प्लॉयर की क्या एबिलिटी है पे करने की, या फिर मैन पावर मार्केट कंडीशन। ठीक है, कि मार्केट का मैन पावर कंडीशन क्या है। ये क्या चारों को चारों चीजें इफेक्ट करती हैं, या फिर ऑप्शन के थ्रू आप जाना चाहोगे, ऑल ऑफ द अबव। देखो सच बताऊं कि एरिया वेज रेट उतना मैटर नहीं करता वेज मिक्स में,
है ना, क्योंकि जो इंटरनल फैक्टर है अफेक्ट करता है वेज मिक्स को, वो सिर्फ दो ही चीजें करता है, ठीक है। वो क्या करता है, रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब, क्या कार्य का जो रिलेटिविटी वर्थ क्या है वो डिपेंड करता है, और तीसरा एम्प्लॉयर एबिलिटी। ये दो ही चीजें जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं किसको, वेज मिक्स को। क्या चीज, रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब एंड एम्प्लॉयर की एबिलिटी टू पे, ये दो चीजें बहुत इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द वेज मिक्स रिफर्स टू ऐसे फैक्टर जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। इंटरनल मतलब क्या, डायरेक्ट फैक्टर। तो कह रहा है जिसमें से रिलेटिव वैल्यू ऑफ वर्क है कि वर्क का वो रिलेटिव वैल्यू क्या है, और एम्प्लॉय कितना पे कर पाएगा, ठीक है। और कह रहा वाइल रीजनल वेजेस रेट, मार्केट, मैन पावर, ये सब इंटरनल फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि एरिया तो एक्सटर्नल हो जाएगा ना। जैसे मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे पता चलेगा, वेज कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो हम XYZ लिमिटेड है, सिस्टर चाय एकेडमी कोई आया काम करे, मैं कैसे डिसाइड करूंगी, मेरे को कितना पे करना है, मेरे पास कितनी एबिलिटी है पे करने की, वो डिसाइड करेंगे। उसका काम क्या है, दो ही चीज तो देखेंगे इंटरनल फैक्टर में, कि वो क्या काम कर रहा है, हम कितना पे कर पाएंगे। तो इसलिए इंटरनल मिक्स वेज रेट में हम क्या करेंगे, दो ही चीज देखेंगे, रिलेटिव वर्क एंड मेरी एबिलिटी क्या है पे करने की। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, ठीक है, कह रहा है असर्शन और रीजन है, कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंप्लीमेंट्री, ठीक है, टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भाई कह रहा है ये कंप्लीमेंट्री है कॉस्ट अकाउंटिंग, किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब कह रहा है जो रिजल्ट है, रीजन कह रहा है क्योंकि रिजल्ट है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। भैया तुम किसी को भी गलत साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतना मेहनत से कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े हैं, कैसे कोई कॉस्ट अकाउंटिंग कोई गलत कह दे रहा है। तो जैसे ही कहे कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं, वहीं कट कर दो। भाई तुम हमको ज्ञान दोगे ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, ये तो डायरेक्ट आपको पता है, इसमें कुछ ज्ञान वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं वो डिपेंड करता है किसे, जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो ये तो सही है कि कंप्लीमेंट्री है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बट ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये कहना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा है कि यस कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। कह रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग अधूरा है कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना, क्योंकि ये मदद करता है करेक्ट प्रॉफिट डिसाइड करने में, और इसलिए स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा है नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बताइए क्या अंतर है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अंतर क्या है, कितनी बार बता चुकी हूं मैं। मतलब इसके अलावा जीवन में अब क्या ही है जो यूज करोगे। जब कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ना, हम किसी भी चीज का कॉस्ट डिसाइड करते हैं खुद के लिए। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम पता करेंगे कि इस प्रोडक्ट को बेचने में कितना कॉस्ट जा रहा है, बनाने में कितना कॉस्ट जा रहा है, डिलीवर करने में, ट्रांसपोर्टेशन कितना कॉस्ट, ये सब मेरे काम का चीज है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली ना इंटरनल के लिए यूज होता है, जो प्रोडक्शन जितने भी मैनेजर हैं, डिसीजन मेकिंग है, हर किसी के लिए, चाहे लेबर कॉस्ट डिसाइड करने के लिए, प्रॉफिट डिसाइड करने, हर चीज के लिए इंटरनली रिक्वायर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल के लिए होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कैश फ्लो बनता है, और भी चीजें बनती हैं, बैलेंस शीट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ये सब किसके लिए होता है, एक्सटर्नल यूज के लिए। तो ये बात याद होना चाहिए कि एक जो होता है वो एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, और दूसरा जो होता है वो इंटरनल यूज के लिए होता है। अगर इतना सिंपल सा बात पता है तो फिर क्या है, बल्ले बल्ले। कह रहा है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है एक्सटर्नल पार्टीज को, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट एनालिसिस करते हैं जो कि इंटरनल मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा विच इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। वैसे तो कई डिफरेंस है ना, अभी पीछे ही क्वेश्चन में एक पढ़ लिए, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मेजर डिफरेंस क्या है ना, मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो सबके सब सही होंगे, ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन में, लेकिन एक मेजर ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जाए तो कौन सा सही होगा, है ना, कुछ तो सही होगा ना। तो क्योंकि याद रखिएगा कह रहा है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। पहला कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डाटा पे, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉरकास्ट डाटा पे, ठीक है। अब कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट मेजर करता है। अब तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है, बोथ आर प्रिपेयर्ड फॉर द टैक्स पर्पस। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो यही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ही है कॉस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए
या लिखा हुआ भी, तो हालांकि बहुत इजी है, इसमें कुछ टाइम बर्बाद करने की जरूरत है नहीं हमें। कह रहे हैं किस विधि में सभी सामग्री एक निश्चित औसत मूल्य पर निर्गमित होती है, यानी कि विच मेथड ऑल मटेरियल आर इशूड एट फिक्स्ड एवरेज प्राइस, है ना। फिक्स्ड एवरेज प्राइस पे ही अब सारे मटेरियल को इशू कर सकते हैं, है ना। कौन सा, तो याद रखिएगा एवरेज है, तो इसका जवाब क्या होगा, एवरेज सही होगा। जो फिक्स्ड एवरेज प्राइस है तो यानी कि वेटेड एवरेज के बेसिस पे होगा, किस पे होगा, वेटेड एवरेज के बेसिस पे होगा, यानी कि एक ऐसा प्राइस जिसपे हम सारे मटेरियल इशू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है जो वेटेड एवरेज मेथड है एक एवरेज प्राइस डिसाइड करता है ईच इशू के लिए, हर इशू के लिए क्या है, एक एवरेज प्राइस डिसाइड कर देता है, एंड एवरेज हर परचेज के बाद रिकैलकुलेट किया जाता है। कुछ परचेज किए फिर से रिकैलकुलेट कर लेंगे, कुछ नया एड ऑन किए फिर से रिकैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एवरेज प्राइस डिसाइड होता है, और ये यूजफुल है जब प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो इसलिए ऑन एन एवरेज प्राइस डिसाइड हो जाता है, और उसी के बेसिस पे वो मटेरियल को इशू करते हैं। तो याद रखोगे कि जब फिक्स प्राइस पे सारे मटेरियल इशू होने लगे एवरेज प्राइस पे, तो इसका मतलब वेटेड प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस पे इशू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच मेथड, कौन सा ऐसा मेथड जो मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल इशूड फर्स्ट, है ना। कह रहा है कि पहले जो एक्सपेंसिव है ना, हाई प्राइस पे है, उसको पहले यूज करो, मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल इशूड फर्स्ट। कह रहा है जो सबसे महंगा है उसको क्या करो, पहले इश्यू कर दो भैया। एक ही है हीपो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, क्या कहते हैं इसको, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले, ठीक है, आया मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल को, उसको क्या करना है, फर्स्ट इशू कर लो, ठीक है। जो महंगा है उसको पहले इशू कर दो, तो मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इशूड फर्स्ट, और इसीलिए क्यों भैया, ये टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। इसका पूछता है कि हीपो क्यों यूज किया जाता है, टू रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ इंपॉर्टेंट और स्टार, इसको याद रखना कि हीपो क्यों यूज किया जाता है, रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट, क्योंकि दिस इज रियली यूज इन प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस में ज्यादा यूज नहीं करता है, और टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस भी करता है। कि हाउ मेनी वेजेस रेट आर देयर इन टेलर स्प्लिट वर्क प्लान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलर का जो स्प्लिट वर्क प्लान है, तो स्प्लिट वर्क प्लान में दो ही वेज रेट होते हैं, ठीक है, दो ही वेज रेट होते हैं टेलर के स्प्लिट रेट प्रोग्राम में, पहला हायर वेज रेट एंड लोअर वेज रेट, ठीक है। तो टेलर का जो डिफरेंशियल वेज प्लान है वो दो वेज रेट देता है, एक हायर वेज रेट और दूसरा लोअर वेज रेट। क्या जॉब कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ, इज द फॉर्म ऑफ, जॉब कॉस्टिंग मेथड इज द फॉर्म ऑफ, किस चीज का फॉर्म है, क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड का फॉर्म है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है, या फिर मेथड कॉस्टिंग मेथड है, या फिर नॉन ऑफ द अबव, क्या है ये, क्या है ये, बताइए, किसी को आइडिया, किसी को आइडिया। जो जॉब कॉस्टिंग है हमने कहा था किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन किया जाता है। मान लीजिए हमने कहा टेलर वाले भैया से, भैया एक शर्ट बना दीजिए, अब वो शर्ट ये सिर्फ स्पेसिफिकली मेरे लिए बन रहा है, कस्टमाइज मेरे लिए किया जा रहा है, तो भैया किस पे काम कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक चीजों पे काम कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड हुआ कि नहीं, तो ये स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड के लिए यूज किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग कितना आसान है, ये तो आप थोड़ा सा समझ के भी कर सकते हो नहीं, तो कह रहा जो जनरली जॉब कॉस्टिंग है ये स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का मेथड है। इसमें डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन cost in industry where production is halted and is based on specific customer order, किसी specific customized चीजों पे ही कैलकुलेट किया जाता है जॉब कॉस्टिंग। चलिए नेक्स्ट, जॉइंट कॉस्टिंग इज नॉन अट्रीब्यूबल, ठीक है, जॉइंट कॉस्टिंग इज नॉट अट्रीब्यूटल टू द इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट। कह रहा है कि जो संयुक्त लागत है, जॉइंट कॉस्ट है, व्यक्तिगत संयुक्त उत्पाद के लिए है क्या, अनएटेबल, ऑब्वियसली इंडिविजुअल के लिए कैसे, टू द इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट के लिए ऑब्वियसली अनएटेबल है। कैसे अटेन कर सकते हैं भैया, सिंपल जॉइंट कॉस्ट है, ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट किसी इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट के लिए कैसे अनएटेबल होगा, अटेनेबल ही नहीं होगा, तो इसको हम डायरेक्ट कह देंगे भैया ये अनअटेनेबल है, ठीक है, अप्राप्य है, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो इसका देख लिए, जॉइंट कॉस्ट इज नॉट अट्रीब्यूटेबल टू द इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट को हम क्या दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होता है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो कह रहा सिमिल्टेनियसली इन अ कॉमन प्रोसेस यूजिंग कॉमन रिसोर्सेज,
क्योंकि वो कॉमन प्रोसेस से जाता है, कॉमन रिसोर्सेज यूज करता है, तो हम उसको ऑन एन एवरेज कॉस्ट डिसाइड करते हैं। इंडिविजुअल अलग अलग कॉस्ट डिसाइड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट दैट आर रिकॉर्ड इन द बुक आफ्टर दे आर इनकर्ड बट बिफोर अ प्रॉफिट रियलाइज। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा कॉस्ट हम बुक में लिखते हैं जो इनकर्ड तो हो गया, ठीक है, इनकर्ड हो गया है बट प्रॉफिट से पहले, ठीक है, प्रॉफिट रियलाइज करने से पहले ऐसे कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या कहते हैं? कोई भी बताएगा क्या? तो ऐसे कॉस्ट को हम अनफिनिश्ड कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट तो नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि इनकर्ड हो चुका है, एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं है क्योंकि इनकर्ड हो चुका है ना, तो होने वाला तो पहले वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड, तो क्या बचा हमारा? अनफिनिश्ड कॉस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, अगर आपको जरूरत है तो पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस इज, ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, कह रहा है मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, किसी भी उत्पादन या किसी भी उत्पाद या सेवा के एक बेसिक कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग या फिर यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं, है ना। एक बात बताओ, यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की बात किया जा रहा है, ठीक है, कंप्लीट बेसिक ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के कॉस्ट को हम पता लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करो तो क्या ही कहेंगे? यूनिट कॉस्ट ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट कॉस्ट ही कहेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा इसमें लोचा वाला तो हमको कोई बात दिख नहीं रहा है, क्या कह देंगे? यूनिट कॉस्ट कह देंगे सिंपली। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, कह रहा है मेथड फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज कॉल्ड यूनिट कॉस्ट मेथड, क्योंकि इस मेथड में जो कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड, किसी एक सर्विस या एक गुड्स का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। कह रहे इन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन सा मेथड यूज होता है? अच्छा एक बात बताओ ना, हॉस्पिटल में चाहिए क्या? कुछ बेचते हैं नई सर्विस, और जहां पे भी सर्विस आ जाता है, कोई भी ऐसी चीजें जो सर्विस देती हो तो वो किस में आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्विस रेंडर कर रहे एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, ठीक है, किसके थ्रू? एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। एक बात बताओ, हॉस्पिटल में गए, पर्ची कटाए, डॉक्टर को दिखाए, एक लंबी लाइन के बाद डॉक्टर को दिखाए, फिर दवा लिए, फिर चले आए, आपको मिला क्या? सर्विस मिला डॉक्टर से ना। तो हॉस्पिटल जो होता है वो सर्विस देता है, और सर्विस जहां पे भी देता है तो कहाँ हो जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यहाँ पे एक सुटेबल मेथड है। कह रहा है जो ऑपरेशनल अकाउंटिंग है, ठीक है, इज यूज्ड वेयर स्टैंडर्ड सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई भी एक ऐसा एंटिटी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, क्या कर रहा हो? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे जगह हम क्या यूज करते हैं? बहुत ही सिंपल, क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको क्या देता? सर्विस देता है, आइए टिकट खरीदिए, बैठिए, आपको सीट थोड़ी ना उठा के लेके जाने के लिए देता है कि नहीं नहीं आप ही कह ले जाइए 100 रुपया में, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। सप्लाई सर्विस, अगर आपको गैस सप्लाई दे रहा है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी क्या है? सर्विस दे रहा है। वेलफेयर सर्विस, हॉस्पिटल्स में, लाइब्रेरीज में, कैंटीन में, होटल्स, कॉलेज, हॉस्टल, सब क्या है? सर्विसेज, ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा। इंटरटेनमेंट सर्विस, आप मूवी देखने जाते हो, सर्कस देखने जाते हो, तो क्या हो गया? ऑपरेटिंग सर्विस। म्यूनिसिपल सर्विस, रोड मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट, ये सब आप सर्विस यूज कर रहे हो, अपने घर नहीं रोड लेके जा रहे हो, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है कि ऐसे सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, यानी कि ऐसी चीजों पे अगर कोई कॉस्ट लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, सर्विस कॉस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, ये तो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है एबीसी एनालिसिस क्या है ना। एबीसी एनालिसिस है क्या एक्चुअली में? एक अप्रोच है प्रॉफिट प्लानिंग का, या फिनेंशियल एनालिसिस का टेक्निक है, या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल का टेक्निक है, या फिर प्रॉफिट डिटर्मिनेशन का टेक्निक है? आप बताओ एबीसी क्या है? एबीसी एक इन्वेंट्री कंट्रोल का टेक्निक है, एबीसी एनालिसिस, ठीक है। एबीसी क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल का एक टेक्निक है। अब कह रहा है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, always better control analysis. कह रहा है at the end of the technique various item in the entire inventory are classified into 3 category. जब ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है एबीसी एनालिसिस, तो 3 प्रकार के मिलते हैं एबीसी,
और इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एनुअल कंजम्पशन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल आइटम को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जब एबीसी एनालिसिस खत्म हो जाता है तो 3 कैटेगरी आपको मिलते हैं। कह रहा मान लो ट्रांसपोर्ट कंसर्न के लिए बात करें, जैसे बस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा कॉस्ट टेक्निक का, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन भी है ना। तो जब भी हम बस ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो क्या सर्विस ले रहे हैं, अभी बताया ना सर्विस वाली चीजें। तो जब हम सर्विस लेंगे तो हम घर थोड़ी ना उठा के लेके जा रहे हैं सर्विस, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, क्योंकि हम सर्विस ले रहे हैं और सर्विस लेने के बाद अपने घर चले जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं, अपने घर चले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सर्विसेज, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये आया न्यूमेरिकल। पता है न्यूमेरिकल से आप लोग भागते हो और ये मुझे लोचा समझ नहीं आता है। और ये जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इक्यू है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, ये पता नहीं क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। एक फर्म है, कंज्यूम कर रहा है कितना, 90,000 ऑफ यूनिट सर्टेन आइटम, ठीक है, इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस एनुअली, एंड जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कितना, 3 रुपया है। कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर कितना है, 300 है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना, 20% है, ठीक है, कितना है, 20%। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैलकुलेट क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हम आपको फॉर्मूला भी बताए हुए है ना, बताए हुए कि नहीं, झूठ मत बोल देना तुम लोग, याद है ना, 2CO, ठीक है, अपॉन, याद है, चलो उसी की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि उसमें एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, यानी कि C दिया हुआ है हमको 90, यूनिट कॉस्ट कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 300 दिया, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना दिया, 20% पर एनम दिया हुआ है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। अब देखो ये 20% किसका दिया है, पर यूनिट कॉस्ट का दिया है ना, तो फॉर्मूला तो आपको पता है, बस फॉर्मूले में लिख देना है, 2 लिख देना है। और C कितना है, देखो 90,000 है, C कितना है, 90,000 क्या है, O कितना है, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जरा देखो ऑर्डर कितना है, 300 हो गया, बस खत्म। और नीचे क्या हो जाएगा, इसका 20%, तो इसका 20% आप निकाल लो, यही तो कर सकते हो, क्या इसके अलावा क्या ज्ञान की मूर्त दे दें। क्योंकि जब भी हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ाया था तो बहुत इजीली बोला था कि बस आप फॉर्मूला रखो, आपको बाकी चीजें बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी। अब इसमें नहीं आ रहा है तो फिर ये ज्ञान लेने वाली बात है, प्लीज ये ज्ञान अर्जित करिए, अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो कहीं और से अर्जित करिए। बट हमारा मुद्दा एक ही है कि आपको ज्ञान मिले, चाहे कहीं से भी हो ज्ञान मिले। चलिए आते हैं, बस क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अगर आप नीचे वाले को कैलकुलेट करोगे ना तो 2 इंटू 90,000 इंटू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन, अगर 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 5 से कितना हो जाएगा 5, और 5 6 से कितना हो जाएगा 30। अब देखिए कितना आया, 0.60 आया, है ना, आई मीन 0.060 आ गया। अब ऊपर वाले को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसमें करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है। 90 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 9 3 27 होता है कि नहीं, 27 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, जरा देखिए 54, 27 दूनी 54 ही होता है ना, हाँ होता है। अब जरा देखिए कितना आ गया, 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, तो ऑटोमेटिकली कितना 0 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा ना, बस 0 0 हम यहाँ पे काउंट करके लिख देंगे, यहाँ पे 0 0 0 अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट में। That's it, nothing more, है ना आसान। अब आसान नहीं लग रहा है तो गलत बात है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चलो इसको हम डिवाइड कर लें क्या फटाक से, अगर डिवाइड करेंगे, देखो डेसिमल है यहाँ पे, डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो ऊपर और लग जाएगा, प्रॉब्लम ये है, लग जाएगा कि नहीं, फिर क्या ऊपर लग जाएगा 1 0, यहाँ मान लो 0.6 ही है, तो यहाँ पे अगर 0 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए, है ना 5 4 0, ठीक है, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 अपॉन 6 हो जाएगा। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 के 54, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, और 90 को, ठीक है, हमने क्या किया, अंडर रूट से बाहर किया। 90 का अगर अंडर रूट निकालोगे ना, आई मीन 90, इसको आप ऐसे अंडर रूट निकालते, आप किसी भी तरीके से अंडर रूट निकाल लो, बस निकाल लो,
है ना, ऐसे कैलकुलेट करोगे, इसका अंडर रूट आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है, ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जा रहा है, इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेट किया था जब क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो 9486 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9486 पॉइंट समथिंग आ रहा था, लेकिन अप्रोक्स में चाहिए, तो अप्रोक्स में जवाब कितना है 9487, ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 86 आ रहा था तो अप्रॉक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या होती है प्लांट की, ये पता नहीं कि बहुत बार ही पूछा हुआ है कि प्लांट की इकोनॉमिक कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं, किसी भी प्लांट की इकोनॉमिक कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी का मतलब कि कितना वो, देखो बताओ कोई मशीन लाए, अब डिपेंड करेगा ना कि कितना काम कर रहा है, किसी को भी तुम खरीद रहे हो, कोई भी कॉस्ट दे रहे हो, तो उसे काम तो निकलवाओगे ना, तो कितना ऑन एन एवरेज काम कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, तो कितना लेवल ऑफ आउटपुट दे रहा है, ठीक है, एवरेज बेसिस पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये फिजिकल आउटपुट मैक्सिमम तो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे ना, मैक्सिमम उसके मतलब ही नहीं है, कभी भी कैपेसिटी की बात होती है तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे ही कैलकुलेट हो जाता है, कह रहा है एवरेज आउटपुट लेवल ओवर अ पीरियड, ये भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, ब्रेक इवन आउटपुट से हमें कोई मतलब नहीं है इकोनॉमिक कैपेसिटी में, ठीक है, कह रहा आउटपुट लेवल दैट इक्वेट द एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, एग्जैक्टली, कि अगर कोई प्लांट खरीद के लेके आए हैं तो उसके प्लांट के कॉस्ट के हिसाब से कितना काम कर रहा है ना, तो क्या आउटपुट लेवल है, अगर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट पे कंपेयर करें तो कितना उत्पादन ले कर रहा है ये प्लांट, ठीक है, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन में कितना हेल्प कर रहा है, उसकी बात करते हैं। चलिए, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी किसी भी प्लांट का रिप्रेजेंट करता है आउटपुट लेवल, जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से इक्वेट करता है, एवरेज कॉस्ट हमेशा हाईयर होता है मार्जिनल कॉस्ट से स्टार्टिंग में, अगर आपको नहीं आता तो मैं फिर से बता देती हूँ, ये क्या होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट और ये क्या होता है हमारा एवरेज कॉस्ट, तो स्टार्टिंग में क्या है एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, फिर क्या हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है ना, तो ये कह रहा है स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, फिर हमारे क्या हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, तो उसी के इक्वेशन के साथ हम मैच करते हैं कि है क्या। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, कह रहा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट, किसके लिए अप्रोप्रिएट यूज किया जाता है, क्या चीज, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कंसीडर अप्रोप्रिएट किसके लिए, प्रोडक्ट ट्रेलरिंग के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, रिफ्यूजल प्राइसिंग के लिए, मोनोपोली प्राइसिंग के लिए, है ना, किसके लिए यूज किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, बट मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, जो कॉस्ट प्लस प्राइजेस होता है इसका इसका मैं बताती हूँ, जो कॉस्ट प्लस प्राइजेस होता है ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड होता है, जिसमें प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, पता लगाया जाता है, ठीक है, बाई एडिंग फिक्स्ड परसेंटेज टू द कॉस्ट, कॉस्ट में फिक्स परसेंटेज को ऐड करके पता लगाया जाता है, कह रहा है इस मेथड में प्राइसिंग बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कॉस्ट, तो इसी को कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, का मतलब समझ में, कॉस्ट तो है उसमें कुछ फिक्स परसेंटेज ऐड ऑन कर देते हैं, उसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है, कॉस्ट में हम फिक्स परसेंटेज कुछ ऐड कर देते हैं तो क्या कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग किसकी चीज के लिए होता है, फॉर प्रोडक्ट क्रिएशन प्राइसिंग, फॉर वैल्यूइंग पब्लिक यूटिलिटी प्रॉब्लम एंड फॉर रिजेक्टिंग प्राइस, है ना, फॉर रिजेक्शन प्राइसिंग, तो ये किसके लिए यूज होता है, एकदम क्लियर बात पता चल गया, तीनों चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिफ्यूजिंग प्राइसिंग, तीसरा तो होगा ही होगा ना, तो तीसरा हो गया, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग ये भी लिखा हुआ है, एंड और क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट टेलरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, है ना आंसर, है ना आंसर। चलो देखो एक सिंपल ही यही है, ऑलराइट दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, आप बताना बेसिक लेवल का था कि नहीं, क्योंकि ये पार्ट 1 है, कॉस्ट अकाउंटिंग एमसीक्यू का पार्ट 1 है, और आने वाले कई दिनों में आपको कई पार्ट मिलते रहेंगे, मैं एमसीक्यू का 5 पार्ट कराऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, एकदम लो लेवल का कॉस्ट रखा है कि जिससे आपको दिक्कत ना हो, फिर हमने क्या किया मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट लेवल का जाएंगे जो क्वेश्चन आता है, और एक दिन आपको PYQ सॉल्व कराएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, जितने भी PYQ आए, ठीक है, 2022 से CUT 2022 से लेके 25 तक कितने PYQ आए कॉस्ट अकाउंटिंग के, ज्यादा तो है नहीं, ज्यादा आते नहीं, 4-5 आते हैं, तो 20 अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो सारे के सारे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही,
हम तो आपसे मिलते रहते हैं, एक काम आपको और करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी स्टूडेंट्स सीयूटी, यूजी, पीजी, सीएचएस, नॉर्थ किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की भी, तो कहाँ कांटेक्ट करना है? शिष्टाचार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हमारा ऐप है, डाउनलोड करिए, उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर 7991885296 पर। अगर इस पे कॉल नहीं लगता है 7905082584 पे। आपको क्या करना, जस्ट कॉन्टेक्ट अस, ठीक है? बाकी की सारी जिम्मेदारी हमारी। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारा फ्री में लक्ष्य वेद बैच चल रहा है, जो